everyone, I welcome you all in my YouTube channel. So in this video we will discuss about resonance, its condition and its application. So let's start. Resonance is a delocalization of pi electron in a conjugated system. It is a permanent effect like other effect that we have discussed earlier. Uh, इट इज़ ऑल्सो अ परमानेंट इफेक्ट. इसमें होता क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो रहता है कहाँ से, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ओर, राइट. अब कॉन्जुगेशन क्या होती है, अगर आपको दिखे अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, उसको बोलेंगे हम कॉन्जुगेशन. मतलब अगर आपको डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसको कहते हैं हम अल्टरनेट. एक को छोड़ के एक पोजीशन पे अगर आपको डबल बॉन्ड दिखे तो इसको हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं, राइट. और पैरेलल पोजीशन ऑफ पी ऑर्बिटल, यही आपकी रेजोनेंस की कंडीशन भी है, ये दोनों, राइट. अभी हम देखेंगे आगे, है ना. ये क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस. एज यू कैन सी हेयर, कंडीशन फॉर रेजोनेंस हेयर वी हैव मॉलिक्यूल शुड बी इन सेम प्लेन, है ना. जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर होना चाहिए और कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए. तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो आपके डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, वो अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए और पी ऑर्बिटल्स जो है उनकी पैरेलल पोजीशन होनी चाहिए. ऑब्वियसली अगर पी ऑर्बिटल्स की पैरेलल पोजीशन हुई तभी आपका पाई बॉन्ड बनेगा, राइट. देखो कैसे, हमें पता है पाई बॉन्ड बनता है जब ऑर्बिटल्स की साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, और साइड वाइज ओवरलैपिंग के लिए इन दोनों ऑर्बिटल का एक ही प्लेन में होना ज़रूरी है. तो हम बोलते हैं पैरेलल पोजीशन ऑफ पी ऑर्बिटल होना ज़रूरी है, तभी आपका कॉन्जुगेशन या फिर रेजोनेंस हो पाएगा. तो ध्यान रखना इस चीज़ को. अगर हम बात करें कॉन्जुगेशन के लिए या फिर रेजोनेंस के लिए, जो हमारा सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बोकटाइन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन आयन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल, राइट. डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड. तो ये आपके पास सिस्टम होना चाहिए कॉन्जुगेशन के लिए या फिर रेजोनेंस के लिए, राइट. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र यहाँ को आपको देखने को मिलेगी, यहाँ से यहाँ को ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू टूटेगा. तो अभी हम इसको देखते हैं डिटेल में कि क्या रहता है, कैसा रहता है. अगर आप करें इसकी बात, क्या यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, क्या यहाँ पर रेजोनेंस हो सकती है, जी हाँ, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो सकती है. कैसे, ये जो लोन पेयर है आपका, वैसे इसको मेसोमेरिक बोलेंगे, आगे हम देखेंगे. ये जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज हो सकता है यहाँ पर और ये बनाएगा बॉन्ड ऐसे करके, एज यू कैन सी हेयर, एज यू कैन सी हेयर. अब ये बॉन्ड कैसे बना होगा, ऑब्वियसली हमारे पास जो एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पर देखेंगे आप ज़रा, ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये ऑक्सीजन के पास है ऑर्बिटल, ये है फील्ड ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर है. और हमारे पास ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इसके पास जो एक ऑर्बिटल है वो है वेकेंट ऑर्बिटल, और इस ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है. तो ये जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं इसकी ओर, राइट. तो यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन पॉसिबल है. एज यू कैन सी हेयर इन दिस वी हैव नाइट्रोजन NH2 over here and these lone pair will delocalize to p orbital, vacant p orbital of carbon like this, and हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पर भी. अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें इस चीज़ को, यहाँ पर है आपके पास लोन पेयर, राइट, और यहाँ पर है वेकेंट ऑर्बिटल. अगर आप बोले कि यहाँ पर क्या डिलोकलाइजेशन पॉसिबल है, नहीं जी. आपके पास जो है, जो हमें पता है पाई बॉन्ड कब बनता है, पाई बॉन्ड बनता है जब एडजेसेंट कार्बन के जो पी ऑर्बिटल्स है वो पैरेलल हो, वो पैरेलल हो. बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस कार्बन के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, राइट. तो यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होना डिफ़िकल्ट है. तो यहाँ पर जो है हमारा ये सिस्टम रेजोनेंस नहीं शो करेगा. मतलब अगर हम चाहते हैं डीलोकलाइजेशन करवाना या रेजोनेंस करवाना तो अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड का होना अनिवार्य है, ठीक है. देखो हमारे पास जैसे ये है यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2. तो अमोनिया के जो लोन पेयर, अमाइन जो ग्रुप यहाँ पर है, इसके जो लोन पेयर है ये डिलोकलाइज हो सकते हैं यहाँ पर, जिस वजह से ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, है ना. तो यहाँ पे देखो लोन पेयर, यहाँ पे देखो लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर जो है आपका रेजोनेंस पॉसिबल है. तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा. यहाँ पे देखेंगे, हमने कहा था जो रेजोनेंस होता है उसमें इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ओर ट्रांसफर होते हैं. ऑब्वियसली यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है. यहाँ पर प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज क्या डिनोट करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी. तो ये पाए बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे यहाँ पर ऐसे करके, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा. पहले जो प्लस चार्ज यहाँ था वो अब शिफ्ट हो गया ये वाले कार्बन पे, तो ये होगा इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. सेम वे में यहाँ पर भी ये नेगेटिव चार्ज है जी, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है अब डीलोकलाइज होते हैं ऐसे करके, राइट. और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अगर फ्री रेडिकल है तो ये जो पाई बॉन्ड होगा इसका जो
बॉन्ड ब्रेकिंग होगी वो होमोलिटिकल क्लीवेज होगी, और ऐसे करके रेडिकल अब यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो ये होगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ऐसे हमारा जो रेजोनेंस है, ऐसे हम उसको शो करते हैं, है ना। कुछ एक केस और भी है यहाँ पर। अगर हम बात करें यहाँ पर इस एग्जाम्पल की, यहाँ पर है बोरॉन, राइट, BH2। बोरॉन के पास होता है वेकेंट ऑर्बिटल, है ना। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपके पास, है ना। अगर बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है तो बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है। कैसे होता है जी, देखिए हमारे पास है बोरॉन, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 1s2 2s2 2p1। ये इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जब हम बोरॉन को ग्राउंड स्टेट में लिखूंगा मैं इसे, तो मैं क्या करूंगा, जो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनको ऑर्बिटल्स की फॉर्म में लिखूंगा लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे। अब क्योंकि बोरॉन ने, इफ़ यू सी हेयर, यहाँ पर बोरॉन ने कितने 3 बॉन्ड बनाए हैं, बट हमारे पास यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। मतलब ग्राउंड स्टेट से ये सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है अभी अभी। तो हम क्या करेंगे, बोरॉन को लिखेंगे एक्साइटेड स्टेट में। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होके आगे चला जाएगा, आगे वाले ऑर्बिटल में, ये जो आपका खाली ऑर्बिटल है इसमें चला जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अब ऐसे, ये आपके ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और अब यहाँ पर जो बोरॉन है वो 3 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखिए ये है इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल, इस वेकेंट ऑर्बिटल में ये एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पे जो ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है ये ट्रांसफर किए जा सकते हैं बोरॉन के वेकेंट ऑर्बिटल में, और यहाँ पर ये इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो बनेगा अब ऐसे, राइट। नेक्स्ट इसका देखेंगे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती है तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, जिस वजह से ये वाला बॉन्ड जो है इसको स्टेबलाइज करने आएगा पीछे से, और हमारे पास इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, है ना। तो क्या कंडीशन रहती है, हम वो चीज़ देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ना। कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। पहला, मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर होना चाहिए और कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोले तो आपका पैरेलल पोजीशन पे डबल बॉन्ड होनी, नॉट पैरेलल, सॉरी, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये है आपकी कंडीशन, राइट। आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं रेजोनेंस के बारे में। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो ये रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें जो है इंट्रामोलिक्यूलर जो है ये प्रोसेस होती है। आप देख रहे हैं जैसे हमारे पास यहाँ पे ये एग्जांपल है, ये एक मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल, है ना। तो इसमें जो है ये इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र या फिर शिफ्टिंग होती है ऐसे करके। ये एक इंट्रामोलिक्यूलर है ना, विद इन अ मॉलिक्यूल ही शिफ्टिंग होती है, दैट्स वाई इट इज़ इंट्रामोलिक्यूलर। एंड रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, एंड जो इनका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है वो होता है रियल स्ट्रक्चर। याद रखना, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ बेंजीन की, तो बेंजीन का जो है स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एंड हमें पता है ये जो पाई बॉन्ड्स है ये फिक्स नहीं होते अपनी जगह में, ये ऐसे करके जो है डीलोकलाइज करते रहते हैं। तो इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है आपका ये। और ओवरऑल जो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम लिखते हैं वो लिखते हैं कैसे करके, ऐसे करके, ये। तो ये होता है, बोलते ये रियल स्ट्रक्चर होता है, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ये रियल स्ट्रक्चर होता है, जबकि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है। यहाँ पर एटम, जो एटम मूव नहीं करते यहाँ पर, राइट, यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड और अनपेयर्ड वो सेम रहते हैं यहाँ पर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रेजोनेंस के बारे में। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव नॉट डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अगर हम यहाँ पर गौर से देखें, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऑब्वियसली ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये डीलोकलाइज हो सकते हैं, राइट। अल्टरनेट पोजीशन पे आपको जो है पाई बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो ये यहाँ पर डीलोकलाइज हो सकता है ऐसे करके। तो यहाँ पर तो है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट वाला देखते हैं, हमारे पास ये है आपके पास अलीन, राइट, ये अलीन होती है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कुछ ऐसे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन है, ये आपका ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये है जी आपके पास एक पी ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड का बनता है जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तो ये वाला जो पाई बॉन्ड बना होगा, ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये बना होगा कब, जब साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई होगी यहाँ पर इनमें। अब क्योंकि यहाँ पर भी आपका पाई बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पे भी जो ऑर्बिटल्स है उनके बीच साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई होगी। तो हमें पता है इस वाले कार्बन के पास एक ऑर्बिटल ऐसे होता है, राइट, इस वाले कार्बन के पास एक ऑर्बिटल ऐसे होता है। इन ऑर्बिटल्स के बीच होती है ओवरलैपिंग और आपके पास ये बन जाता है पाई बॉन्ड। अगर हम बात करें, क्या मैं यहाँ से यहाँ इसको डीलोकलाइज करवा सकता हूँ? जी नहीं, यहाँ से यहाँ मैं इसको डीलोकलाइज नहीं करवा सकता हूँ। क्यों नहीं करवा सकता? क्योंकि
इस वाले कार्बन के पास जो p ऑर्बिटल है वो इस कार्बन पे जो ऑर्बिटल है उसके पैरेलल पोजीशन पे है ही नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर जो है पाई बॉन्ड नहीं बनेगा और डीलोकेलाइजेशन नहीं होगी। याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट अगर हम इसको देखें, यहाँ पर जो है डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल है। इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम अगर ड्रॉ करें तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है कुछ ऐसे करके, ये और ये जो दो रेडिकल आपके पास यहाँ दिख रहे हैं ये मिलके आपस में डबल बॉन्ड बना देते हो। अब रेडिकल यहाँ पे शिफ्ट हो गया, राइट। तो ऐसे करके ये चलता रहता है। अगर हम बात करें यहाँ पे देखो आपके पास लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ये भी रेजोनेंस में जाता है। तो याद रखना ये जो है इसके पास डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम बात करें इनमें से किसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें देखिए ज़रा, यहाँ पर है आपका क्या पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, राइट। यहाँ पर ये जो है शिफ्ट हो सकता है ऐसे करके। यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है इसकी, ये वाला नहीं सॉरी, ये वाला जो बॉन्ड है इसकी होमोलिटिकल क्लीवेज हो सकती है। यहाँ रेडिकल आएगा, यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड सॉरी यहाँ पर एक एक जो है पाई बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर रेडिकल आ जाएगा। तो यहाँ पॉसिबल है, जबकि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना इसमें रेजोनेंस नहीं होगी, अलीन है ये, फिर से वही सेम ऊपर वाला। अब आता है इंपॉर्टेंट चीज़, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हम कैसे बताएंगे आपके पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गिवन है उसमें कौन सा स्टेबल है, कौन सा लेस स्टेबल है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है ना, ये है आपका OLS रूल। O से है हमारे पास ऑक्टेट, L से है लोकेशन ऑफ चार्ज एंड S से है सेपरेशन ऑफ चार्ज। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। और इसको आप अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट के केस में DNP देखा था, हम ऐसे चलते थे, पहले डिस्टेंस देखते थे, फिर नंबर ऑफ ग्रुप देखते थे, फिर पावर ऑफ ग्रुप देखते थे। सिमिलरली हियर वी ऑल्सो फॉलो द सेम थिंग, राइट। हम पहले ऑक्टेट देखेंगे, अगर ऑक्टेट के थ्रू हम आंसर नहीं दे पा रहे हैं फिर लोकेशन ऑफ चार्ज एंड देन सेपरेशन ऑफ चार्ज। ऑक्टेट में हमने क्या देखना है जी, हमने देखना है सबसे पहले आपका जो कंपाउंड है या फिर आपके पास जो गिवन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो न्यूट्रल है या फिर चार्ज्ड है। अगर हुआ न्यूट्रल तो वो होगा स्टेबल, अगर हुआ चार्ज तो होगा वो थोड़ा लेस स्टेबल। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, अगर हम ऑक्टेट के थ्रू नहीं दे पा रहे फिर आएंगे हम लोकेशन ऑफ चार्ज पे। नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज वो स्टेबल होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, राइट। एंड जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। तो याद रखना इसको, है ना। जैसे मान लो अगर नेगेटिव चार्ज को आपने स्टेबलाइज करना है तो आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर रखोगे तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो आप जो है उसको स्टेबल बोलोगे। अभी हम आगे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब देखेंगे। अगर हम लोकेशन के थ्रू भी नहीं बता पा रहे आंसर, फिर हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ चार्ज, राइट। हमें पता है प्लस जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो प्लस माइनस जितने ज़्यादा नज़दीक होंगे उतना ही ज़्यादा स्टेबल वो मॉलिक्यूल होगा। तो नॉट मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा वो स्टेबल वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। याद रखना OLS रूल को जो है हम OLS रूल को हम अप्लाई करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बताने के लिए, सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। ध्यान रखना इस चीज़ को। अगर हम बात करें सेपरेशन ऑफ चार्ज की, तो सिमिलर चार्ज अगर हुए अवे फ्रॉम ईच अदर तो वो होगा स्टेबल, है ना। और जो अपोजिट चार्ज है वो होने चाहिए क्लोजर टू ईच अदर। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। अगर आपको ये चीज़ पता लग चुकी है अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है ये वाला क्वेश्चन, ये है A, कोई कंपाउंड है, ठीक है। ये दूसरा जो है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये आपके पास लोन पेयर है इसके पास, है ना, क्लोरीन के पास। ये जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, तो आपके पास ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अब हमारे से पूछा जाता है कि भाई इन दोनों में से जो है स्टेबल कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ये है, हम अप्लाई करेंगे OLS रूल। सबसे पहले देखेंगे हम ऑक्टेट के थ्रू। ऑक्टेट में हम क्या देखते थे, ऑक्टेट में हम देखते थे न्यूट्रल है या चार्ज है, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। यहाँ पर अगर हम देखें ये न्यूट्रल है, राइट, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, राइट। तो O से हमने इतना पता लगा दिया। अब हम देखेंगे लोकेशन ऑफ चार्ज। लोकेशन ऑफ चार्ज में मैंने कहा था जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर स्टेबल होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो ये थोड़ा अनस्टेबल होगा आपका, तो ध्यान देना इस चीज़ को। तो इसमें जो स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा वो रहेगा ACB। नेक्स्ट ये वाला देखेंगे आप, अगर हम क्या करें, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूंगा, ये बॉन्ड में यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है इस कार्बन से दूर गए हैं तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसको न्यूट्रलाइज करने आएगा अब ये वाला बॉन्ड। अब जो पॉजिटिव चार्ज था वो शिफ्ट हो जाएगा इस वाले कार्बन पे, तो हमारा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा अब ये वाला। तो इनमें से, इन तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम देखना चाहें
तो याद रखना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, जो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं ना उनके बीच जो एरो होता है वो डबल हेडेड एरो, इसका यूज़ हम करते हैं। तो इनमें से कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? ये न्यूट्रल है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपोजिट चार्ज है, ये तो हो गया किससे? ओ एल, ओ से हमने अप्लाई करना है ओ एल एस, लोकेशन ऑफ चार्ज। लोकेशन ऑफ चार्ज में हम देखते हैं ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, हाँ जी है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है जी। तो मतलब एल के थ्रू हम नहीं बता पा रहे भाई कि हम सेपरेशन ऑफ चार्जेस, यहाँ पर प्लस और माइनस एक दूसरे के नज़दीक है, यहाँ पर प्लस माइनस दूर है। तो ये होगा आपका सेकंड नंबर में बी, फिर सी, ए बी सी, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लीस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इनमें से लीस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कौन है? अगर हम बात करें, ये न्यूट्रल है, ठीक है जी, ऑक्टेट ओ से हम इसका पता लगा सकते हैं। तो ये आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर है प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसके ऊपर प्लस चार्ज स्टेबल नहीं हो सकता है, राइट। तो ये सबसे कम स्टेबल होगा, लीस्ट स्टेबल जो है आपका सेकंड वाला होगा। तो ये होगा आपका इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। याद रखना, मोर स्टेबल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर विल बी इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स हाइब्राइड स्ट्रक्चर। याद रखना, ऐसे यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। कैसा क्वेश्चन बनेगा? यहाँ से आपको ना ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि भाई इसमें से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइब्रिड स्ट्रक्चर के टुवर्ड्स ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड स्ट्रक्चर के टुवर्ड्स ज़्यादा रहेगा, राइट। तो याद रखना इस चीज़ को। और तो नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस की एप्लीकेशन क्या क्या रहती है। तो पहली एप्लीकेशन है, ये बताता है हमें स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। जितने भी आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है, कार्बोकेटाइन है, कार्बन आयन है, फ्री रेडिकल है, इनकी ये स्टेबिलिटी बताता है। कैसे? याद रखना, जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल वी हैव स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना हमने इसमें। हमें पता है ये जो है पाई बॉन्ड रेजोनेंस में जा रहा है इसके साथ, इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा ये। तो यहाँ पर इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए हैं। बट अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पर कुछ भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो स्टेबल ये होगा, और यहाँ पर स्टेबल ये होगा, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस है, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, राइट। तो याद रखना। नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन, यहाँ क्या है? यहाँ पर जो है कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, राइट। कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन सिर्फ एक बार हो रही है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं हो रही। तो जितनी ज़्यादा कॉन्जुगेशन, जितना ज़्यादा रेजोनेंस, उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी, है ना। सेम ये क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर ये 3 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर जो है रेजोनेंस ज़्यादा होगी, जबकि यहाँ पे 2 ही पाई बॉन्ड है, राइट। तो यहाँ पर रेजोनेंस ज़्यादा हो रही है। सेम थिंग जो है यहाँ पर भी है आपका। अगर मैं इसको खोल के लिखता हूँ, कार्बन, ठीक है जी, ये पीएच क्या है? फिनाइल रिंग। जब जो बेंजीन है ना, बेंजीन वो एज अ सब्सटीट्यूएंट, एज अ ग्रुप जो है होता है, तो हम उसको फिनाइल बोलते हैं। तो याद रखना, ये आपके पास फिनाइल रिंग है, ये फिनाइल रिंग है। तो क्या होता है, बारी बारी से ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करते रहते हैं। कैसे? ये यहाँ से यहाँ आएगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा, ये यहाँ से आएगा, है ना। ये ऐसे ऐसे करके जो है इसको स्टेबलाइज करते हैं। तो जितनी ज़्यादा पीएच होगी, फिनाइल रिंग होगी, उतना ही ज़्यादा कार्बोकेटाइन जो है ये स्टेबल होगा। मोर कॉन्जुगेशन, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा आपका ये, राइट। नेक्स्ट देखेंगे बॉन्ड लेंथ। जी हाँ, बॉन्ड लेंथ के बारे में भी हम रेजोनेंस के थ्रू बता सकते हैं। हमें पता है ये क्या है, मेरा बेंजीन। मुझे क्या लग रहा है, ये है आपका सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 154 पिकोमीटर। और ये डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है क्या? 134 पिकोमीटर, राइट। हमें लगेगा कि भाई यहाँ पर 3 जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है ना, यहाँ पर 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और उनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो होगी आपकी 134 पिकोमीटर। 3 जो है कार्बन सिंगल कार्बन बॉन्ड है, तो उनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो होगी 154 पिकोमीटर। बट ऐसा होता नहीं है। बेंजीन जो है उसमें जो कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो होती है 138 पिकोमीटर। मतलब ना तो वो सिंगल बॉन्ड रहता है, ना ही वो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ रहती है। ऐसा क्यों? ऐसा है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये डीलोकलाइज करते रहते हैं इसमें रिंग में ऐसे करके, जिस वजह से ये इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो आपको पता है ऐसे बन जाता है। तो पहले पाई बॉन्ड कहाँ था? यहाँ पर। अब कहाँ आ गया? यहाँ पर। तो जिस वजह से यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल हो गया। तो ऐसे करके ये चलते रहता है, चलते रहता है। तो अब जो वो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड ना होके वो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच का हो जाता है, जिस वजह से उसकी थोड़ी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। तो याद रखना, बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर होता है वो ट्रिपल बॉन्ड का, फिर डबल बॉन्ड का, फिर रेजोनेंस के थ्रू जो जिसमें रेजोनेंस होगी, रेजोनेंस वाला डबल बॉन्ड उसका, फिर सिंगल बॉन्ड का, और बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है वो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो याद रखना, क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर देखो, ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ओ है, कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ, इसको माना मैंने एक्स, और यहाँ पर जो सी डबल बॉन्ड ओ है इसको माना मैंने वाई। क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्स ज़्यादा है या वाई ज़्यादा है।
मतलब एक्स की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है वाई की, यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पर इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, या फिर सी डबल बॉन्ड ओ की बॉन्ड लेंथ ये वाले कंपाउंड में ज़्यादा है। तो आप कैसे आंसर करेंगे? आपको पता है क्या? यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो इसके साथ कॉन्जुगेशन में जा रहा है, जिसके बाद इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बन जाता है ऐसा। यहाँ पर क्या आ जाता है? सिंगल बॉन्ड आ जाता है। तो यहाँ पर ये चलता रहता है ऐसे करके, राइट? तो ये जो डबल बॉन्ड हमें दिख रहा है, ये ना तो डबल रह पाता, ना ही ये सिंगल रह पाता, इसके बीच का कुछ रह पाता है, राइट? तो इसके कंपैरिज़न में इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसको सिंगल बनाने के लिए पीछे ये डबल बॉन्ड जो है हेल्प कर रहा है इसकी, जिस वजह से वाई की बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। तो हम बॉन्ड लेंथ को भी इसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट? सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी देखो, ये यहाँ पर जो है इस सी डबल बॉन्ड ओ को सिंगल बनाने के लिए पीछे 2 जो है आपके मतलब यहाँ पर ज़्यादा कॉन्जुगेशन हो रही है। जितनी ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगी, उतना ही ज़्यादा ये सिंगल, मतलब इसको सिंगल बनाते रहेगा और इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा होगी इन तीनों में। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा ज़ेड की, फिर वाई की, फिर एक्स की, राइट? तो ये है आपका बॉन्ड लेंथ का से। अब हम देखते हैं ये सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है। अगर मैं बात करूँ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की, इसको लीनियर कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। क्या? ये है आपका लीनियर कॉन्जुगेशन और ये है आपका एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, सॉरी, और ये है आपका क्रॉस कॉन्जुगेशन, राइट? क्या होता है ये? देखिए, अगर जो कॉन्जुगेशन है ना वो चलती रह रही है ऐसे करके, ये आपकी लीनियर कॉन्जुगेशन। बट यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड है ना, ये यहाँ भी जा सकता था, ये यहाँ भी जा सकता था कॉन्जुगेशन में। तो इस डबल बॉन्ड के पास 2 चांसेस है। ये कन्फ्यूज़ है जी, मैं कहाँ को जाऊँ? तो याद रखना, जो लीनियर कॉन्जुगेशन होती है ना, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है ना? जो लीनियर कॉन्जुगेशन जिस भी सिस्टम में होगी वो ज़्यादा स्टेबलाइज़ करेगा, राइट? तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो ये रहता है। यानी एक्सटेंडेड रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन कॉन्जुगेशन, कौन सी? क्रॉस कॉन्जुगेशन, बिकॉज मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म्ड। हाँ, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आप समझे होंगे। थैंक यू वेरी मच।